नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा से की बातचीत। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर बनी सहमति। राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर यादगारी डाक टिकट जारी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कठुआ में विनय सीमा चौकी शहीद को दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए बोले गृह मंत्री, देश की सुरक्षा के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता अतुलनीय। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी ममता सरकार। भाजपा का सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध मार्च। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट 25,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर चुका है रद्द। दिल्ली में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रेखा सरकार सख्त। बोले दिल्ली के शिक्षा मंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे शिक्षा का बाजारीकरण। दिल्ली के अभिभावकों के हित को बताया सर्वोपरि। और छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन लोन वर्राटू अभियान की बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी नक्सलियों सहित 26 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। आज उन्होंने पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक की। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा और लोगों के बीच के संबंधों को अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति रेबेलो डी सूसा के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू आज सुबह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के प्राका डो इम्पेरियो प्रगाड पहुंचने पर राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने 120 कंटिजेंट का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल के महान कवि लुइस वाज डी कामोइस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पर संयुक्त डाक टिकट जारी करना इस परंपरा में एक गौरवशाली वृद्धि है। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध, समुद्री संपर्क और सांस्कृतिक समानताएं बहुत गहरी हैं। विशेष स्मारक टिकट में दोनों देशों के समृद्ध पारंपरिक परिधानों को दर्शाया गया है। ये टिकट भारत और पुर्तगाल को एकजुट करने वाली कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। डाक टिकट में वियाना डो कास्टेलो हॉलिडे पोशाक को दर्शाया गया है, जो लेडी ऑफ एगोनी त्योहारों के दौरान पहनी जाने वाली एक सुंदर पोशाक है। ये पोशाक पुर्तगाल की परंपरा और कलात्मक शिल्प कौशल को दर्शाती है। वहीं डाक टिकट में भारत के राजस्थान की कालबेलिया पोशाक को भी दिखाया गया है, जो प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य के साथ अपने जुड़ाव के लिए जानी जाती है। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान
सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ पोस्ट विनय का दौरा किया और बीएसएफ के जवानों से बातचीत की। वहीं बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को अतुलनीय बताते हुए सराहा। आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में हर एक प्रकार की भूगोल आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश को हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी लगातार निशाने पर हैं। वहीं मामले में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जाने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एसएससी शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ममता बनर्जी से असली और फर्जी को अलग अलग करने का अनुरोध किया। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ ने 16 बार मामले की सुनवाई भी की। भाजपा नेता ने कहा कि शिक्षकों के हालात के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। जो रुपया लेकर 500,000 चाकरी नौकरी बेच दिया है, उनको सेव करने के लिए वो लोग जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर चंद्रचूड़, नाउ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल संजीव खन्ना जी का बेंच में 16 टाइम हियरिंग हुआ। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारी मांग है जो वास्तविक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, जो मेधावी हैं और जिनके पास अच्छे OMR नंबर हैं, उनकी नौकरी तुरंत बहाल की जाए। ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास OMR का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस TMC पर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की इस हालत के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया है। इसके पहले पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। देखिए, वो बैठक करेंगे, उनकी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो कुछ ओनली TMC सरकार इज टू बी ब्लेम्ड।
यही ब्लेम करना है इनको, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। पहली बात तो बोली ये हुआ क्यों? ये सब दिन तो दिन नहीं आते ना, नहीं देखना पड़ता है एक टीचर्स को, इनको किसी को दिन नहीं दिखना पड़ता है। आज सब कुछ हो जाने के बाद आप बैठ के कुछ बात करेंगे। इट इज ओनली टू बी ब्लेम्ड इज टीएमसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ को सौगात देते हुए खरसिया नया रायपुर परमल कसा नई रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह देश में रेलवे के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर 8,741 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस सरकार में जहां सिर्फ 300 करोड़ रुपए साल के छत्तीसगढ़ को दिए जाते थे, वहीं मोदी सरकार करीब 7,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के विकास पर हर साल खर्च कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज़रूरी जो प्रोजेक्ट पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे की कनेक्टिविटी को बदलने वाला है, वो प्रोजेक्ट पिछले हफ्ते कैबिनेट में सैंक्शन हुआ है। और ये प्रोजेक्ट खरसिया से परमल कासा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 5th and 6th लाइन 8,741 करोड़, ये बहुत मतलब मेरे ख्याल से आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक आएगा। ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में से एक आएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जिन जिलों को बेनिफिट होगा वो है रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। इस प्रोजेक्ट में 21 स्टेशंस हैं, 48 ब्रिज बनेंगे, 349 माइनर ब्रिज, छोटे ब्रिज, 48 बड़े ब्रिज हैं, 14 फ्लाईओवर बनेंगे, 14 फ्लाईओवर्स बनेंगे और 184 अंडरपासेस बनेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए कई महत्वपूर्ण स्थानों को रेलवे से जोड़ा जाएगा। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो माता शबरी, जहाँ पर भगवान श्री राम का वनवास के दौरान का एक बहुत बड़ा मुख्य स्थान है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा। फिर हमारी जो इंडस्ट्रियल शक्ति है, बलौदा बाजार, वहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ कई सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। सीमेंट का बहुत बड़ा हब है, देश के टॉप 5 सीमेंट हब्स में से बलौदा बाजार है, तो वो भी इससे रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। खरसिया, जहां बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो जुड़ेगा। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मोदी सरकार ने 8,741 करोड़ की सौगात दी है। 8,741 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजनाओं पर काम होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद और आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने डीडी न्यूज़ से खास बात करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। रेलवे लाइनें न केवल वहां आवागमन में तेजी लाएंगी, बल्कि रेल की पटरियां ग्रामीण इलाकों में विकास और रोजगार भी पहुंचाएंगी। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है रेलवे की, क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर लोग पहले कभी रेलगाड़ी नहीं देखे, अब रेलगाड़ी देख पाएंगे। 8,714 करोड़ का खैरागढ़ से परमल कासा नई रेल परियोजना की स्वीकृति मिली है माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा। ये बड़ी सौगात है और ये बिलासपुर रायपुर बाईपास होते हुए ये परमल कासा जो दुर्ग और राजनांदगांव के बीच में ये जुड़ेगी। आगे महाराष्ट्र से ये जुड़ने वाली है। आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, इससे उद्योगों के विस्तार के लिए, परिवहन के लिए भी और रोजगार के भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस बस्तर इलाके में रेलवे को अब ले जाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, चाहे हम रावघाट की बात करें, अंतगढ़ की बात करें, इसके अलावा जगदलपुर है, आप देखें दल्ली राजहरा, ये इलाका बड़ा इफेक्टेड इलाका रहा है। तो लोग निश्चित तौर पर रेल देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल रहेगा। ये मोदी जी की सरकार है, बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने की काम हमारी सरकार कर रही है। विकास के मुख्य धारा में बस्तर को भी जोड़ना है, नारायणपुर को भी जोड़ना है, सुकमा भी जोड़ेंगे। इसलिए सरकार पूरी हिम्मत के साथ काम कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हमारा पूरा देश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, देश होगा।
इसी दिशा में काम हो रहा है। हमारे जवान बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलियों से लड़ रहे हैं। बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो नक्सली अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब बस्तर भी विकास के मुख्य धारा में जुड़ेंगे। जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, निश्चित तौर पर रेलवे लाइन वहाँ पहुँचेगी तो उनके जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको नाम मिलेगा, देश विदेश में जा पाएंगे। लेकिन रोजगार भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नक्सल की वजह से वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं। तो उनके लिए क्या केवल रेलवे लाइन बिछा के ही छोड़ दिया जाएगा या आगे भी कुछ काम? रेलवे की कनेक्टिविटी भी हो, वहाँ उद्योग भी जाए, वहाँ के लोग व्यापार भी करें। बस्तर में प्राकृतिक रूप से सारे चीज़ है। वहाँ महुआ मिलेगा, वहाँ आम भी मिलेगा, सारे चीज़ प्रकृति के वहाँ मिलेंगे प्राकृतिक रूप से। तो उन सबके विस्तार के लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। बस्तर विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे रेलवे की कनेक्टिविटी होने से। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री टोकन साहू जी, जो बता रहे थे कि बस्तर और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का विकास होगा। विकास की तमाम परियोजनाएं रेलवे के साथ शुरू होंगी, लेकिन औद्योगिक डेवलपमेंट जैसे तमाम काम उस इलाके में किए जाएंगे। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला लाभार्थी दोनों की कीमत में 50 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। हर 15 दिन में कीमतों की समीक्षा होती है, उसके बाद कीमतें फिर से तय की जाएंगी। Per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में कमेटी बनाई जाएगी और 1677 स्कूलों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को 1973 के एक्ट का पालन करना होगा। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पढ़ता जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, फीस भी वापस होगी। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी। आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में स्कूलों को ब्लैकमेल करके अपनी जेबें भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 1677 स्कूलों में से 10 साल में प्रतिवर्ष केवल 75 स्कूलों का ऑडिट किया गया। प्राइवेट स्कूल है 1677। आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरटीआई लगाइए, और अगर ये गलत हो
तो आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे। इन सब ने 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। केवल 10 साल में केवल और केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है, 75 स्कूलों का। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा निदेशालय के पास किसी भी स्कूल का पिछले 10 साल का कोई ऑडिट जमा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिससे स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका जा सके। आप किसी स्कूल को रोकेंगे तो कैसे रोकिएगा? पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तब जांचिएगा ना ये स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, 10 साल का कोई ऑडिटेड अकाउंट किसी स्कूल का शिक्षा निदेशालय के पास जमा ही नहीं है। ये शिक्षा की देखरेख कर रहे थे ये लोग। क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई थी जिससे फीस बढ़ने से रोक सकते? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 3 इनामी माओवादियों सहित 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी राजेश कश्यप आमदई एरिया जन मिलिशिया कमांडर के पद पर सक्रिय था, जिस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 लाख रुपए का इनाम है। आत्मसमर्पित माओवादी कोसा माडवी जनताना सरकार अध्यक्ष के पद पर सक्रिय था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पित माओवादी छोटू कुंजाम CNM सदस्य के पद पर सक्रिय था और उस पर 50,000 रुपये इनाम घोषित है। सभी माओवादी अपने अपने क्षेत्र में रोड खोदने एवं नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटना में शामिल थे। एक और छोटा सा ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव S कृष्णन ने बढ़ते साइबर खतरों से बचने के लिए आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आज नई दिल्ली में बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि डेटा को सुरक्षित रखने में साइबर सुरक्षा की भूमिका तो है ही, साथ ही आम लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। कृष्णन ने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए हमें अपनी तकनीकी क्षमता का विकास करना होगा और इस दिशा में काम कर रहे स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा। जैसे जैसे हमारे डिजिटल मीन्स में हम ज़्यादा डेटा हैंडल करते हैं और ज़्यादा डिजिटाइज होता है इकोनॉमी, तो डेटा थ्रेट भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें कॉन्स्टेंटली एक विजिलेंस मेंटेन करना चाहिए और ज़्यादा सतर्कता रहना चाहिए कि डेटा का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए और इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है और इसमें लोगों का अवेयरनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है और लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए कि साइबर थ्रेट कहाँ से आ सकती है और उनका अपना जो पर्सनल जो डिवाइसेस वो रखते हैं, कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो या जो भी डिवाइस जो रखते हैं, उसको कैसे वो सेफ रखेंगे। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने 4 अप्रैल को रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के एंजेक क्लास फ्रिगेट तेकहा के साथ अदन की खाड़ी में आयोजित युद्धाभ्यास पासेक्स में हिस्सा लिया। ये अभ्यास न्यूजीलैंड के नेतृत्व में 27 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलने वाले संयुक्त केंद्रित ऑपरेशन एंजेक टाइगर के समापन को चिन्हित करता है। एंजेक एक संयुक्त समुद्री बल ऑपरेशन है जिसमें INS तरकश को मिशन पर तैनात किया गया है। पासेक्स में क्रॉस डेक लैंडिंग, क्रॉस बोर्डिंग, सी राइडर एक्सचेंज और सामरिक युद्धाभ्यास सहित कई तरह की ड्रिल शामिल रहीं। ये भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने और
इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित ये कार्यक्रम भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों को रेखांकित करता है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। देश के प्रसिद्ध कार्डियोथोरेसिक सर्जन जोस चाको पेरियापुरम ने उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर केंद्र सरकार और देश के सभी लोगों को धन्यवाद दिया। जोस चाको पेरियापुरम को 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने देश में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। साथ ही केरल में बीटिंग हार्ट बाईपास कार्यक्रम और आर्टेरियल बाईपास परियोजना की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। With our guidance, Kottayam Medical College in Kerala has done the first successful heart transplantation in India, being in the government medical college. So likewise, we could motivate other cardiac surgeons, we could improve the quality of care, and we could spread the message to the society, and that is what we have done over the last many years. And that has led us to be conferred with Padma Bhushan Award. So I think we all have to have a concerted movement supporting the government's administration to achieve the goal of becoming #1 in the world. I'm happy, but at the same time, I'm so humbled that I'm being conferred. And I dedicate my award to the medical fraternity of our state and our country. And I'm so happy. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।